नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सिविल लाइन पुलिस ने 6 घंटे में किया अंधी हत्या का खुलासा। वकील को बेवकूफ बनाना साड़ी दुकानदार को पड़ा महंगा। और नगर निगम परिषद की बैठक एक बार फिर चढ़ी हंगामे की भेंट। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। वकील को बेवकूफ बनाना साड़ी दुकानदार को महंगा पड़ गया। वकीलों को लेकर आप सभी ने सोशल मीडिया पर कई चुटकुले सुने होंगे, लेकिन ताजा मामला रीवा का है, जहां एडवोकेट दीपक तिवारी द्वारा गणपति साड़ी शोरूम से 1650 रुपए की साड़ी और 100 का पेटीकोट अपनी पत्नी के लिए खरीदा था। जब उन्होंने दुकानदार से इसकी रसीद मांगी तो दुकानदार ने कहा कि भाई पक्की रसीद दो। दुकानदार ने कहा कि हम आपको यही रसीद देते हैं। इस पर वकील साहब का दिमाग घूम गया और फिर मामला कोर्ट में पहुंचा। मामले को लेकर कोर्ट ने वकील के पक्ष में फैसला दिया और अब दुकानदार पछता रहा है। केस हमारा ये हम 31/10/21 को एक गणपत साड़ी शोरूम दीपांक पुलिस रीवा से एक साड़ी क्रय किए थे अपनी पत्नी के सहित जाके, पेटीकोट और साड़ी 1750 रुपए में, जिसमें हमने पक्का रसीद मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। अब बोलो कि हम यही बिल सबको देते हैं, तो मैंने उनको नोटिस भेजा और नोटिस के बाद माननीय उपभोक्ता फोरम में हमने एक बात दायर किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सभी गवाही वगैरह पूर्ति करने के बाद 1 मार्च को अपना निर्णय आदेश पारित किया, जिसमें हमें 1000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 1000 रुपये उनको अर्थदंड और 2000 रुपये जुर्माना किया है, जिसमें टोटल जुर्माना 2000 न अदा करने पर उन्हें 3 साल की सश्रम कारावास की सजा भोगनी पड़ेगी। इस तरह साड़ी हमने 31/10/21 को गणपत साड़ी शोरूम से हमने साड़ी को क्रय किया था और उसके बाद हमने नोटिस वगैरह उनको भेजा। नोटिस ना आने पर न्यायालय में हमने उद्योग फोरम में बात दायर किया और वहां से गवाही वगैरह होने पर आज 1 मार्च 23 में आदेश पारित किया गया माननीय न्यायालय द्वारा कि 2000 रुपये नहीं क्षतिपूर्ति और न जमा करने पर 3 वर्ष की इनका सश्रम कारावास सजा भोगनी पड़ेगी। सिविल लाइन पुलिस ने 6 घंटे में अंधी हत्या का खुलासा कर दिया। 5 मार्च को सिविल लाइन थाना निवासी ब्रजेश शुक्ला ने आकर यह रिपोर्ट लिखवाई थी कि निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मामले को लेकर तुरंत पुलिस ने संज्ञान में लिया और एक टीम सीएसपी शिवाली चौधरी के नेतृत्व में गठित की गई, जिसमें सिविल लाइन थाना प्रभारी, समान थाना प्रभारी और महिला थाना प्रभारी के साथ साथ साइबर सेल के प्रभारी की टीम बनाकर जांच शुरू की गई। जांच में मामला उजागर हुआ कि पत्नी ने ही पति की हत्या की है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए चलते हैं पुलिस द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में। कल दिनांक 5 तारीख को एक ब्लाइंड मर्डर की जानकारी मिली थी, जिसमें मौके पर हमारी पूरी टीम ने पहुंचकर वहां अपनी घटनास्थल का सघन निरीक्षण किया। मौके पर फिंगरप्रिंट की टीम भी रही साथ में और वहां पर हमारे सभी अधिकारियों ने पहुंचकर जब घटना का विवेचना प्रारंभ की तो उस दौरान जो मृतक है श्यामलाल कोल, उनकी जो पत्नी है कुड्डी कोल, उनके द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा दिए गए विभिन्न कथनों में जो विरोधाभास आए, उसको देखकर इस टीम ने अपने विभिन्न एंगल पे काम किया, अलग अलग ग्रुप बनाकर, और फाइनली इस टीम ने अच्छा काम करते हुए बहुत कम समय में ही इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है, जिसमें जो मृतक है श्यामलाल कोल 45 वर्ष के लगभग उनकी उम्र है, जो मेरठ में मजदूरी का काम करते थे। वो घटना के एक दिन पूर्व ही रीवा जिला में आए थे वापस, और उनकी जो पत्नी है वो मिलकर अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे भोजन करने। लौट के आने के बाद एक निर्माणाधीन मकान में उन्होंने रात को विश्राम किया, जहां जो वर्तमान में स्थिति है, वर्तमान में जो पूछताछ के दौरान, विवेचना के दौरान निकल कर आया है, वो पत्नी से लगातार जो झगड़ा हो रहा था और विभिन्न कारणों से दोनों में तनाव लगातार बना हुआ था। इसके चलते पहले पत्नी द्वारा पति को डंडे से मार दिया गया, उसके पश्चात पास में रखे पत्थर से भी उन्होंने उस पर वार किए, इससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि वो अपने द्वारा बनाई गई कहानी में हमको संतुष्ट कर सके, परंतु दिन भर हमारी टीम ने जब काम किया तो फाइनली जो आरोपिया है उसने अपना न सिर्फ जुर्म स्वीकार किया, अभी तो पूरा घटना का कारण भी बताया और घटनास्थल पर ले जाकर उनको दोबारा पूछताछ की गई। दोबारा उन्होंने घटना को मौके पर जाकर स्वीकार पूरा
करने का तरीका भी पुलिस को बताया। इस प्रकार इस टीम ने अच्छा काम किया है। पूरी टीम को 5,000 रुपये का कैश रिवार्ड हम अपनी तरफ से देने की घोषणा भी करते हैं। नगर परिषद की बैठक में फिर हुआ हंगामा। जब से रीवा नगर निगम का चुनाव हुआ है तभी से नगर निगम हमेशा चर्चा का विषय रहा है। पिछले 3 बैठकों से लगातार हंगामे की स्थिति बनी हुई है। मामला नगर निगम में हो रहे विभिन्न कार्यों को लेकर है। एक बार भाजपा के हाथ से गई सत्ता उसे पच नहीं रही तो वहीं बची खुची सीटें पाकर कांग्रेस के पार्षद हड़बड़ाए हुए हैं। आज एक बार फिर नगर निगम परिषद की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। अब देखते हैं नगर निगम परिषद की बैठक के दौरान हुए हंगामे को और उनके बाद सुनते हैं दोनों पक्षों को अपने पक्ष में क्या क्या बातें कही। मैंने पहली बैठक में ही बोला था कि अध्यक्ष अक्षम हो आप परिषद चलाने में। नगर निगम के 25 साल के इतिहास में पहला ऐसे परिषद अध्यक्ष मिले हैं जो पूर्ण रूपेण अक्षम है। इनका न भाजपा के पार्षदों में कोई कंट्रोल है, न ये किसी को कुछ बोल सकते हैं, न इनकी कोई बात सुनता है। पूरी परिषद एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी के रूप में कार्य कर रही है और परिषद अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि निष्पक्ष होना चाहिए उन्हें। जिस दिन हमारे 2 सदस्यों ने आरोप लगाया 28 तारीख को कि वार्ड नंबर 10 के पार्षद बीरेंद्र सिंह ने हंगामा चालू किया और उनके ऊपर आरोप लगा कि नशे की हालत में है, लड़खड़ा रहे हैं, अध्यक्ष जी इनका मेडिकल परीक्षण कराया जाए, तमाम समाचार पत्रों में छपा। तो अध्यक्ष जी अगर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई न करते तो उनको तत्काल उनका मेडिकल परीक्षण कराते। इसके बाद बीरेंद्र सिंह अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए 2 दिन बाद दिल्ली गए। दिल्ली से वो चले आए और आज आकर दिनांक 6 तारीख को 28 से 6 तारीख को वो ये बता रहे हैं कि मैं गंगा जल लेकर बोल रहा हूँ कि मैंने नशा नहीं किया है, मैं नशा नहीं करता हूँ। वो सब ठीक बात है, कौन नशा करता है कौन नहीं करता है, पर जब आरोप प्रत्यारोप लग रहा था तो उन अध्यक्ष को अगर कार्रवाई करना था तो दोनों पर कार्रवाई करते। हमारे 2 MIC सदस्यों के ऊपर कार्रवाई करना ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में परिषद अध्यक्ष काम कर रहे हैं, जिसकी हमने घोर निंदा की है और इसीलिए हम लोग परिषद का बहिष्कार करके चले आए। MIC के द्वारा भेजे गए एजेंडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो कि महत्वपूर्ण थे, पॉलिसी मैटर के एजेंडे होते हैं, उसको हमने भेजा और उसमें से उन्होंने न पास करने की स्थिति में लगातार 2 स्थगित बैठक कराई। इससे साबित होता है कि जो उनका कार्यशैली है वो अच्छी नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और परिषद चलाने में अक्षम है। सारे बिंदुओं को पास कर परिषद में एक बार अगर बैठक स्टार्ट हो गई और कोरम पूरा हो गया तो कोई बैठे या ना बैठे परिषद चलती है। अगर एक सदस्य भी बैठा है तो उस पर चर्चा होगी और निर्णय होगा। तो वो लोग चले गए, महापौर जी अपने पार्षदों के साथ चले गए, बाकी पार्षद लोग बैठे रहे, उन्होंने चर्चा की और करीब करीब सभी बिंदुओं को पास किया। 5वां बिंदु अभी भी अटका हुआ है, जिस पर हम 3 दिन से 5वें बिंदु को निरस्त नहीं किया, उन्होंने सुझाव के साथ दोबारा अगली परिषद में लाने की बात कही है, जिसमें कई सारे सुझाव आए हैं। उसमें कैप्टन साहब ने बोला कि भगत सिंह जी की स्टेचू लगाई जाए, मूर्ति लगाई जाए। कुछ लोगों ने कहा कि इसका खेल समिति का गठन किया जाए। कुछ लोगों का सुझाव है कि अनावश्यक पेशाब क्यों करते हो, जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो वहाँ किया जाए। सबके सुझाव आए हैं, उन सुझाव के हिसाब से आयुक्त फिर प्रस्ताव बना के भेजेंगे, MIC से आएगा तो फिर उस पर चर्चा होगी। अभी तक सदन में जब बैठे थे कोई भी सदस्य ने ये नहीं कहा कि महापौर का नाम क्यों है। ये आरोप लगाते हैं, पर अगर आप मीडिया के लोग भी भाई वो सब वहाँ बैठे थे, किसी भी सदस्य ने यह शब्द का प्रयोग नहीं किया है कि महापौर के नाम से हो रहा है इसलिए इसको निरस्त किया जाए। अगर ये बोलते हैं ये निराधार है। किसी भी सदस्य ने महापौर शब्द का प्रयोग नहीं किया है कि महापौर के नाम से प्रतियोगिता ना हो। महापौर कब होगा?
महापौर का होगा। जो परिषद में विषय आएगा, जो सर्वसम्मति से होगा या बहुमत में होगा, वही निर्णय होगा। मतलब उसमें भी संशय है कि महापौर का होगा या नहीं होगा। संशय कहाँ, परिषद में दोबारा लेके आएंगे। सुझाव के साथ दिया गया, सुझाव के साथ दोबारा परिषद में आएगा। 2 सदस्यों को आज बाहर भी किया गया। हाँ, 2 सदस्यों को बाहर किया गया। 28 तारीख की जब बैठक थी, उसी दिन जो पार्षद वार्ड नंबर 10 के हैं वीरेंद्र सिंह, उनके ऊपर शराब नशे का आरोप लगाया गया था। और झूमा झटकी भी उस दिन आप लोग थे, सदन में हुई थी। उसके बाद हॉस्पिटल भी गए थे, अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी उन्होंने लगाई है। उनके यहाँ निकोटिन का निगेटिव आया है। और 20 या 21 पार्षदों ने लिख के ये मांग की है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसलिए आज की बैठक में स्वतंत्र शर्मा MIC सदस्य हैं और धनेन्द्र सिंह जी स्वतंत्र शर्मा जी जो MIC सदस्य हैं, आज की बैठक के लिए उनको निलंबित किया गया। होली के त्योहार को लेकर आम जनमानस असमंजस में है। होली 6 को जलेगी या 7 को, इस संबंध में हमने डॉक्टर संदीप शुक्ला से बात की। होली को लेकर इस बार उत्साह बना हुआ है, लेकिन 2 दिन होली के कारण थोड़ा असमंजस का माहौल है। 2 साल बाद एक बार खुलकर लोग होली खेलने का मौका आया है। कोरोना के समय लोग डर डर कर होली खेल रहे थे, वहीं इस बार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर के बाजार गुलजार हो चुके हैं। होलिका दहन को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। होलिका जलने के लिए तैयार हो चुकी है। लोग लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा कर होली बना रहे हैं। वहीं होली जलाने को लेकर संशय की स्थिति भी निर्मित है, जिसे लेकर हमने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ला से बात की हैं। कई लोगों ने फोन किए हैं, कई लोगों ने व्हाट्सएप कॉल किए हैं कि होली जो है 7 तारीख की है कि 6 तारीख की है, 7 तारीख को खेलना है कि 8 तारीख को खेलना है। तो ये जो है इसी कारण जो है इस चर्चा पे मैं आया हूँ। और होली का जो त्यौहार है वो 7 तारीख को जो है होलिका दहन का कार्यक्रम है, जिसमें कि होलिकाष्टक जो है ख़त्म होंगे जाके, और 8 तारीख को जो है होली खेली जाएगी। वसंत उत्सव जो मनाया जाएगा, जो होलिका दहन के बाद होली खेली जाती है और रंगोत्सव होता है, वो जो कार्यक्रम है वो 8 तारीख को होगा। इसलिए जो है किसी भी तरह के आप जो है मन में भ्रम ना पालें कि जो है होली कब है, होली जलाना कब है, होली खेलना कब है। तो होली जलाने का जो समय है वो 7 तारीख को प्रदोष व्यापनी जो है ये होली है, और इसी दिन होलिकाष्टक खत्म हो रहे हैं, और इसी दिन जो है होलिका दहन का कार्यक्रम होगा, जिसको जो है विधि पूर्वक जो है परिवार सहित आप लोग मनाएं और जो है साथ में जो है शुभ काम करें, जिससे कि कल्याण की प्राप्ति हो। और इसके बाद 8 तारीख को जो है बसंत उत्सव मनाएं, जिसमें जो है रंगों का संयोजन करके सबसे हिले मिले भाईचारे को जो है स्थापित करें। तो कई शास्त्रों ने जो है, कई लोगों ने, कई विद्वानों ने जो है मत जो व्यक्त किए हैं कि जो तारीखों का हेर फेर किया है, उन तारीखों में आप मत आए। जो लाला राम स्वरूप का पत्रा है और लाला राम स्वरूप का कैलेंडर है और गणेश आपा का पत्रा है, महावीर पंचांग है, जितने भी पंचांग है, लहरी पंचांग है, जितने पंचांगों को अगर आप देखेंगे, आप कैलेंडर वगैरह को देखेंगे, सब में जो है जो बनारस से प्रकाशित होते हैं, जिसका बनारस से स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, वो सारे के सारे यही बता रहे हैं कि जो है 7 तारीख को होलिका दहन है, और होलिका उत्सव जो है, जो बसंत उत्सव है, वो 8 तारीख को है। इसलिए हमको शास्त्रों को मानना चाहिए और जो है विशेषज्ञों को मानना चाहिए। जो कैलेंडर्स होते हैं, जो पत्रे होते हैं, ये विशेषज्ञ बनाते हैं, और विशेष परिस्थिति में जो है विद्वान लोग मिलकर जो है इसको जो है प्रकाशित करते हैं। इसलिए जो है 7 तारीख को होलिका दहन और 8 तारीख को जो है बसंतोत्सव, होली को आप मनाएं। हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं आपको।
वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक ऑनर्स एसोसिएशन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पत्रकार वार्ता की। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा काफी समय से वेयर हाउसिंग के नियमों में किए गए बदलाव को लेकर अपनी मांगे रखी जाती रही, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। आज इस संबंध में एक बार फिर पत्रकार वार्ता कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। इसमें मेन मुद्दा ये है कि जो हमारा सबसे जो वेयर हाउस बने हुए हैं उसमें सबसे कम समय ध्यान रखी जाती है। ये जो भी हमारा अनाज रखा जाता है बहुत कम समय रखा जाता है, मतलब उसका पीरियड बहुत कम है और जल्दी निकाल लिया जाता है। तो एक तो उसका हमें रेंट नहीं मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये अन्य जो संस्थान है हमारे, जैसे वेयर हाउसिंग हो गए, नॉन हो गए, इन लोगों का एक अनावश्यक प्रेशर रहता है हम लोगों के ऊपर। और अभी जैसे कहीं सूखत है या सूखत कम हो गई है ज़्यादा, इसका कोई रूल नहीं है इनके पास में, और पूरी धान हमारी निकाल ली जाती है। ठीक है, चलिए आप निकाल लीजिए, लेकिन कोई जो रूल है उस रूल के तहत तो बताएंगे आप हमें। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे जो अभी जो PMS है और इसमें इन्होंने हमारा रेट कम किया है, तो हम चाहते हैं रेट थोड़ी बढ़े। अंतिम ये है कि जो इन्होंने BOT के तहत बना रहे हैं उनको प्राथमिकता ना दे करके पहले हमारे जो यार उसे JBS के है पहले इनको भरा जाए, ये मेन हमारा ये है। और जो अभी गोविंदगढ़ में एक घटना हुई है, गोविंदगढ़ में मारपीट हुई है, हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं उनके साथ में सचिन शुक्ला साहब, उस पर कार्रवाई की जाए, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। उसका हम किसी भी वेयर हाउस में पूरा बाइकाट करते हैं, उनकी गाड़ियाँ हमारी किसी भी जगह नहीं लगेगी। ये मेन मुद्दा है। अन्य चर्चा अभी हो रही है। विकास अग्निहोत्री, हाँ, विकास अग्निहोत्री है, ट्रांसपोर्टर हैं, उनकी कहीं भी गाड़ियाँ हम नहीं लगने देंगे, मतलब हम कहीं भी उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, ना किसी भी वेयर हाउस में नहीं आएंगे पेपर में हर तरह से। और जो इस तरह से दूसरी चीज़, बिना DO के माल लिया जाता है, ये बिना DO दिया नहीं जाता है और बिना DO के माल, और फिर DO के लिए हम लोग परेशान होते रहते हैं। तीसरी चीज़, फिर ये धान कहाँ जाती है? जब DO नहीं दिया गया तो इसका कोई लेखा जोखा भी नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं रहता है। बिना DO के अपना माल दे दिया, चला गया। अभी नंबर 2 में गया कि नंबर 1 में गया, कहाँ चला गया? बिना DO का माल देना अपराध है, ये हम लोग भी जानते हैं, लेकिन ये इतना प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं कि बिना DO के दिया है, मतलब बिना किसी भी आदेश के तहत, DO को बिना किसी आदेश के तहत हम लोग अब माल नहीं दें। देखिए, ऐसा है कि इसमें जो DO काटे जाते हैं, सब कुछ किए जाते हैं, तो मुझे लगता है इनका कोई सिस्टम नहीं है। जितने लोग पहुँचेंगे, जितने भी मिलर पहुँचेंगे, सबको बराबर DO देते चले जाएंगे। इतने DO दे देंगे कि वहाँ पर पूरे गांव में एक प्रकार का अव्यवस्था हो जाती है। वेयर हाउस में तो व्यवस्था होती है, इतनी अव्यवस्था हो जाती है कि कुछ सिस्टम ही समझ में नहीं आता कि लोग करें क्या। 15-15 दिन तो ये सारे ये सिस्टम मेंटेन होने चाहिए। दूसरी बात मेरा ये है कि ट्रांसपोर्टिंग के नियमों के तहत ही हम लोग धान लोड कराएंगे। वहाँ से लोग जाते हैं, कहते हैं कि हमको 1,000 बोरी, 2,000 बोरी, और यहाँ तक कि जो वेयर हाउस के कर्मचारी होते हैं उन्हीं की फेवर की बोलते हैं, भैया आपको करना होगा। पर कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो जिम्मेवारी फिर वेयर हाउस ओनर्स पर आता है। तो मेरा मानना ये है कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है, उसके लिए भी हम लोगों ने सिस्टम भी बना रखा है। हम कई लोग हैं, 3-4 लोग हैं, हमने लिख के चिपका दिया है कि हम ट्रांसपोर्टिंग नियमों के तहत ही धान की लोडिंग करें। हम लोग कर रहे हैं, 4-5 दिन से कर रहे हैं। उसमें कुछ मिलर भग भी रहे हैं, कुछ ने कंप्लेंट भी किया है, कुछ तो ये कहते हैं कि हमसे पैसे मांगते हैं, फलाना ढिमाके की बातें करते हैं। तो सच्चाई ये है कि हम लोगों ने लिख के टांग दिया है। हमारे यहाँ के हैं, हम शिव वेयर हाउस से हैं, आप संध्या वेयर हाउस से बोल रहे हैं, हमारे मिश्रा जी हैं, आप सूर्यकांत वेयर हाउस पता रहा कि हम लोग उसके नियमों का पालन कर रहे हैं। हमारे सभी मित्र उसको पालन कर ही रहे हैं। मैं ये मानता हूँ सब लोग अपने अपने स्थानों पर पालन कर रहे हैं, पर उसके लिए सरकारी अमले से बहुत बड़ा दबाव आ रहा है। भाई ये किसके आदेश से कर रहे हैं? एक पढ़े लिखे व्यक्ति को उस आदेश की जरूरत है। विश्वकर्मा समाज ने अपनी 6 सूची मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। आज के जीवन में मनुष्य के घर में उपयोग होने वाली जितनी भी लकड़ी की वस्तुएं हैं और लोहे की वस्तुएं हैं, उनका निर्माण करने वाला विश्वकर्मा समाज आज उपेक्षा का शिकार हो रहा है। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर 6 सूत्री मांगों को सामने रखते हुए विश्वकर्मा समाज के लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से आज ज्ञापन देने आए हैं। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं हमारे समाज की, जैसे कि हमारा समाज कारीगर रहा और ये कला और सृजन का ही और इसी से अपना जीविकोपार्जन करता रहा है।
आज उस चीज़ों में काफ़ी ये सरकार में हम लोग मांग करना चाहते हैं कि हमारी जो कुछ समस्याएं हैं उसमें हमारा निजात मिले। हम लोगों का भी इसमें कुछ मौका दिया जाए, जिसमें हमारा प्रमुख मांग है विश्वकर्मा समाज के लिए नगर निगम अंतर्गत विश्वकर्मा धर्मशाला का निर्माण के लिए ज़मीन मुहैया कराया जाए। हम इस नगर निगम के अंदर जैसे हमारे दूर दराज से विश्वकर्मा समाज के लोग आते हैं तो उनको ठहरने की जगह और व्यवस्था हो सके। हमारी दूसरी मांग है विश्वकर्मा समाज सुगमता एवं कम ब्याज दर पर बिना जमानत के लोन मुहैया कराया जाए। हमारा समाज आज चाहे छोटा मोटा काम हो और उसके लिए व्यापार लगाने के लिए उनको काफ़ी पैसे की आवश्यकता होती है, जो खाली एक बधुआ मजदूर बन के रह जाता है। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे विश्वकर्मा समाज को बिना कम डॉक्यूमेंट के साथ और कम ब्याज दर में उनको लोन प्रोवाइड किया जाए, जिससे वो अपना स्वयं का व्यवसाय चालू कर सके। उसके बाद हमारी तीसरी मांग है विश्वकर्मा समाज की सरकारी रेट पर कोटे के आधार पर लकड़ी मुहैया कराया जाए। जैसे आज लकड़ी की बोली होती है तो हमारा समाज लकड़ी लोहे से काम करने वाला समाज है, तो अगर इसको कोटे के आधार पर जो बोली होती है उस पर न लेकर इसको कोटे के आधार पर अगर लकड़ी दिया जाए तो ये अपना स्वयं का व्यापार चालू कर सकते हैं। उसके बाद हमारी चौथी मांग है विश्वकर्मा समाज के पूर्वज जैसे एक जगह से दूसरे जगह से जाते हैं। आज 50-60 साल पहले अगर हम जाते हैं तो हमारा समाज एक कारीगर समाज था जो दूसरे की ज़मीन में जाकर बस जाता था। आज ज़मीन में तो बस तो रहे हैं, किसी दूसरे की ज़मीन में रहे, लेकिन आज उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। आज वो अभी भी दूसरों की ज़मीन पर बसे हैं। तो सरकार से मेरी मांग ये है कि कम से कम जिस जगह पर वो रह रहे हैं तो उनको उस ज़मीन का मालिकाना हक मिल जाए। आज 40-50-60 साल से रह रहे हैं लेकिन उनको अभी उनके नाम पर ज़मीन नहीं है, तो उनको मालिकाना हक दिलाया जाए। और हमारा जैसे नगर निगम अंतर्गत विश्वकर्मा धर्मशाला को कोटे के आधार पर दुकान, जैसे नगर निगम दुकान बना रही है तो हमारे समाज को कोटे के आधार पर दुकान प्रोवाइड कराया जाए। उसका जो भी होगा तो हमारे समाज के लोग द्वारा उसको सस्ते दर पर ले सके। फिर विश्वकर्मा समाज के कारीगरों को मुफ्त में औजार मुहैया कराया जाए। जैसे कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये औजार वाला चलता था कि शासन द्वारा हमारे विश्वकर्मा समाज आज एक छोटा सा भी काम करने जाए, चाहे 2,000 का काम करने जाए, चाहे 20,000 का काम करने जाए, या 2 लाख का काम करने जाए, उसमें 30 से 35 हज़ार का सामान लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ये सामान हमारे समाज को अगर मुफ्त में दिलाया जाए जिस तरह से कांग्रेस सरकार देती थी तो हमारा निश्चित है ये हमारे समाज का विकास और उत्थान होगा। और हम मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आठ मार्च को मनाया जाएगा महिला दिवस। आज रीवा में हर चौक चौराहा पर महिला पुलिस ने संभाली ट्रैफिक व्यवस्था। भोपाल मुख्यालय के आदेश पर आज महिला पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। महिला पुलिस द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि भोपाल मुख्यालय के आदेश से आज रीवा शहर के सभी चौक चौराहे पर महिला पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था संभाली है और सभी गाड़ियों के कागज व हेलमेट चेक किए जा रहे हैं। जिन गाड़ियों के कागज नहीं है उन पर चालान किया जा रहा है। आपको बता दें कि 8 मार्च को महिला दिवस है, जिसको देखते हुए भोपाल मुख्यालय के आदेश एवं रीवा एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर आज महिला पुलिस सड़कों पर है और सभी चौक चौराहा पर वाहन चेकिंग लगाई गई है, जिस पर सभी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है, चाहे वह महिलाएं हो या पुरुष। देखिए वाहन चेकिंग के दौरान महिला पुलिस ने मीडिया को क्या बताया। विशेष दिन तो रोज ही रहता है, लेकिन अभी 8 मार्च को आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी चौराहा रीवा जिले के माननीय मुख्यालय के आदेश पर रीवा जिले के प्रत्येक चौराहे पर
महिलाओं को माननीय एसपी साहब के द्वारा निर्देशित किया गया है कि महिला अधिकारी लोग ट्रैफिक नियमों के बारे में सभी को बताएंगे और जो भी इसमें गलती करते हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रक्रिया निरंतर चालू रहेगी ताकि लोगों में यातायात जागरूकता बताया जा सके। क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि महिलाएं संभाल रही तो कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। नहीं, दिक्कत कोई नहीं आती है। लोगों को क्या है कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में कई लोग जागरूक नहीं रहते हैं, तो वो एक दूसरे की देखा सीखी करते हैं कि उसने नहीं लगाया तो इसको, मतलब एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं। वो खुद नहीं जानते हैं कि हम ये न्यू रूल्स तोड़ रहे हैं। तो उसमें हमको यही बता रहे हैं सबको कि आप सबसे पहले खुद ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए और दूसरों को भी ट्रैफिक रूल्स के पालन करने का बताइए। ये एक दिन के लिए है या फिर निरंतर? नहीं, ट्रैफिक थाने के द्वारा ये कार्रवाई प्रत्येक मतलब लगातार की जाती है, लेकिन महिला दिवस के उपलक्ष्य पे ये महिलाओं के द्वारा स्पेशली आज किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।